क्या दोस्तों आपको पता है प्रतिवर्ष वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? केशरी किस फसल की एक किस्म का नाम है? हाल ही में सुर्खियों में रहा मुंद्रा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 25 सितंबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो फाइल मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी यह टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़कर आप पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया गया? प्रति वर्ष वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है 24 सितंबर को, यानी कि कल ही 24 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया गया। और याद रखो दोस्तों, वर्ल्ड मैरीटाइम डे 24 सितंबर को मनाया गया है। तो इस साल के विश्व समुद्री दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया है? वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2021 की थीम क्या रखी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। समुद्र, जीवन व आजीविका, इसी थीम के साथ इस साल का वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जा रहा है। और विश्व समुद्री दिवस मनाने की सही तारीख व्यक्तिगत सरकारों पर निर्भर करती है, लेकिन यह आमतौर पर सितंबर में अंतिम सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। और दोस्तों, किसके द्वारा मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो याद रखो, IMO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? यूनाइटेड किंगडम के लंदन में, बोले तो ब्रिटेन के लंदन में अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन का हेडक्वार्टर स्थित है। और स्थापना कब हुई? IMO की स्थापना 17 मार्च 1948 को हुई। और वर्तमान में यह अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन के महासचिव कौन है? कीटेक लिम। कौन? कीटेक लिम, वो वर्तमान में IMO के महासचिव है। और यहाँ दोस्तों इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आया है। तो हमने सितंबर में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए उनको एक बार फिर से सीक्वेंस में याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखो कि सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है प्रति वर्ष। सबसे पहले आया 2 सितंबर। 2 सितंबर को हमने विश्व नारियल दिवस यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया। और उसके बाद 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया। और 5 सितंबर को ही हमने टीचर्स डे भी मनाया। उसके बाद 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे भारत देश में। 15 सितंबर को हमने अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे मनाया। किसकी याद में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? सर एम विश्वेश्वरैया की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। क्या? प्रति वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आया 17 सितंबर। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। और 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस भी मनाया गया। 18 सितंबर को 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। कौन कौन से? विश्व बांस दिवस यानी कि वर्ल्ड बेम्बू डे 18 सितंबर को। विश्व जल निगरानी दिवस, वो भी 18 सितंबर को। और 18 सितंबर को ही अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया। 19 सितंबर को हमने अंतरराष्ट्रीय सागर तट स्वच्छता दिवस मनाया। ओके। और आगे मैं आपको बताऊं तो 21 सितंबर को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। एक तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया गया? 21 सितंबर को। और वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, वो भी 21 सितंबर को मनाया गया। उसके बाद आया 22 सितंबर। 22 सितंबर को हमने वर्ल्ड राइनो डे यानी कि विश्व गैंडा दिवस मनाया। 23 सितंबर को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस
यानी कि अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया, और 23 सितंबर को ही हाइफा दिवस भी मनाया गया। और दोस्तों अब है 24 सितंबर की बात। तो कल 24 सितंबर को हमने कौन सा दिवस मनाया? अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम डे, यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम डे हमने मनाया 24 सितंबर को। ओके, और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है? यह रबी फसल वाला क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप सोचिए कि कौन सी फसल रबी फसल नहीं है। गेहूं रबी फसल है, चना भी रबी फसल है, मटर भी रबी फसल है, लेकिन जो बाजरा है वो खरीफ फसल है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाजरा। तो यह रबी फसल वाला क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? देखो, हाल ही में भारत सरकार ने रबी अभियान 2021-22 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया है। इसीलिए दोस्तों हमारा देश जब कृषि से ताल्लुक रखता है तो रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ऐसी फसलें जो लौटते मानसून और पूर्वोत्तर मानसून ऋतु के समय बोई जाती है, अर्थात अक्टूबर माह से बुवाई शुरू हो जाती है, और इसे रबी या शरद ऋतु की फसल कहते हैं। और रबी फसल में आगे बताओ तो इन फसलों की कटाई आमतौर पर गर्मी के मौसम में यानी कि अप्रैल और मई माह के दौरान होती है, और ये फसलें बारिश से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। और रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? गेहूं, चना, मटर, जौ आदि यह रबी की प्रमुख फसलें हैं, और यहां से यह क्वेश्चन मैंने सेट किया था। आगे बात करें तो मानसून की सीजन जारी है, तो खरीफ फसल कौन कौन सी है वो भी आप जान लीजिए। खरीफ फसल कौन कौन सी है? तो खरीफ फसल है चावल, मक्का, दालें जैसे कि उड़द, मूंग दाल और बाजरा, यह सब खरीफ फसलें हैं। लेकिन हम बात करते हैं खरीफ फसल की, तो दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के दौरान बोई जाने वाली फसलें खरीफ या मानसूनी फसलें कहलाती है, और इन फसलों को मानसून के आगमन यानी कि मई के अंत से जून की शुरुआत तक बोया जाता है, तथा अक्टूबर में लौटते मानसून की बारिश के बाद इनकी कटाई की जाती है। और ये फसलें वर्षा के पैटर्न पर निर्भर करती है। चावल, मक्का, दालें जैसे कि उड़द, मूंग की दाल, बाजरा, यह सब खरीफ फसल के एग्जाम्पल है। और जायद फसल की बात करें तो बुआई और कटाई के बारे में आपको पता हो तो यह कौन सी फसल जायद फसल है वो आपको पता चल जाएगा कि मार्च और जुलाई यानी कि रबी और खरीफ के बीच जो फसल ली जाती है इसे बोलते हैं जायद फसल। महत्वपूर्ण जायद फसलों में शामिल है मौसमी फल, सब्जियां, चारा, फसलें इत्यादि। यह जायद फसल के एग्जाम्पल है, इमेज में आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, 23 सितंबर 2021 को किसकी 123वीं जन्म जयंती मनाई गई? दोस्तों 23 सितंबर को हमारे देश के राष्ट्र कवि यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की 123वीं जन्म जयंती मनाई गई, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। इमेज में आप देख सकते हैं। हिंदी के सुविख्यात राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय के सिमरिया गांव में एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। तो दोस्तों याद रखो कि हमारे देश के राष्ट्र कवि कौन कहलाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। और मैथिली शरण गुप्त को भी राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है, यानी कि दो हमारे राष्ट्र कवि हैं, एक रामधारी सिंह दिनकर और दूसरे मैथिली शरण गुप्त। यहां हम बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर के, तो उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय के सिमरिया गांव में एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। और वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद वर्ष 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। और राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत कौन करते हैं, कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो इनके बारे में आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया और वे बिहार से दिल्ली आ गए।
और दिनकर जी को उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह फैक्ट भी याद रख लीजिए कि रामधारी दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुस्तक के लिए? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। और इसके अलावा उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इमेज में आप देख सकते हैं संस्कृति के 4 अध्याय किताब किसकी है? रामधारी दिनकर की यह किताब है। चौथा क्वेश्चन, केसरी निम्न में से किसकी एक किस्म है? केसरी जो हाल ही में सुर्खियों में रही, यह एक हल्दी की किस्म का नाम है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हल्दी। हाल ही में ओडिशा के नबरंगपुर आकांक्षी जिलों में से एक है। तो ओडिशा के नबरंगपुर में हल्दी की उच्च उपज देने वाले करक्यूमिनोइड समृद्ध CIM पीतांबर और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी कि नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित केसरी किस्म पेश की गई है। और केसरी किस्म की बात करें तो यह सर्दियों के दौरान कम तापमान और पाले के प्रति सहनशील है। अन्य किस्मों की तुलना में इसकी वृद्धि अवधि लंबी होती है, जो उच्च गुणवत्ता की उच्च ताजा प्रकंद उपज देती है। और मौजूदा अन्य किस्मों की तुलना में केसरी किस्म में सर्दियों के दौरान पत्तियों के पीले होने और गिरने की समस्या कम उत्पन्न होती है, जिससे इस किस्म की जीवन अवधि बढ़ जाती है। और यहाँ जब केसरी किस्म है हल्दी की, तो हल्दी के बारे में मैं आपको बताऊं, हल्दी एक पुष्पीय पौधा है और यह जिंजर फैमिली से संबंधित है, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है? करकुमा लौंगा। तो दोस्तों याद रखो हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या है? करकुमा लौंगा है। और इसका उपयोग धार्मिक समारोहों के अलावा मसाला, डाई, दवा और कॉस्मेटिक के रूप में भी किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन, वायुसेना का अगला प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है VR चौधरी को। VR चौधरी किसका स्थान लेने जा रहे हैं? RKS भदौरिया का स्थान लेने जा रहे हैं। और RKS भदौरिया ने किसका स्थान लिया था? BS धनोआ का स्थान लिया था। तो याद रखो हमारे नए एयर चीफ मार्शल बनने जा रहे हैं VR चौधरी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है VR चौधरी। इमेज में आप देख सकते हैं RKS भदौरिया का स्थान लेंगे VR चौधरी। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी को वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। और वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। वो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। क्या? RKS भदौरिया 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। और एयर मार्शल VR चौधरी ने इस वर्ष जुलाई माह में एयर मार्शल HS अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के बाद उप प्रमुख का पद संभाला था। और एयर मार्शल VR चौधरी को दिसंबर 1982 में भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया गया था। छठा क्वेश्चन, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर के ट्रस्ट द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है? हमारे भारत देश की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के ट्रस्ट द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों पद्मनाभ स्वामी मंदिर को हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पिछले वर्ष यानी कि 2020 में अदालत के आदेश के अनुसार इसे 25 साल के ऑडिट से छूट देने की मांग की गई थी, लेकिन यह दायर याचिका को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह मंदिर वर्ष 2011 में उस समय चर्चा में आया था जब इसकी भूमिगत तिजोरियों में रखे गए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के खजाने की खोज की गई थी। क्या दोस्तों 2011 में यह पद्मनाभ स्वामी मंदिर तब करंट अफेयर में आया था जब भूमिगत तिजोरियों में रखे गए तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के खजाने की खोज की गई थी। और पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट को पूर्व त्रावणकोर शाही परिवार द्वारा बनाया गया है। और पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊं तो इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी का है, लेकिन वर्तमान संरचना का निर्माण 18वीं शताब्दी में
तत्कालीन त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा द्वारा किया गया था। क्या? यह पद्मनाभ स्वामी मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में तत्कालीन त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा के द्वारा किया गया था। और यह मंदिर शुरू में लकड़ी का बना था, लेकिन बाद में इसे ग्रेनाइट से बनाया गया है। और यह मंदिर वास्तुकला की अनूठी चेरी शैली में निर्मित है। क्या दोस्तों? यह मंदिर कौन सी शैली में बना है? चेरा शैली में निर्मित है। और यहाँ के मुख्य देवता भगवान विष्णु है, जो आदिश या सभी नागों के राजा अनंत शयन मुद्रा में विराजमान है। और भगवान विष्णु की यह अनंत शयन मुद्रा आपने कहीं तस्वीर में देखी होगी। और इसे भारत में वैष्णववाद से जुड़े 108 पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। 7वां क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला पहला शहर कौन बनेगा? दोस्तों, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर बनने जा रहा है चीन का बीजिंग शहर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बीजिंग। कब बनेगा? फरवरी 2022 में, क्योंकि 2022 के फरवरी माह में यहाँ विंटर ओलंपिक आयोजित होने जा रहा है, जिसकी एक हाल ही में आदर्श वाक्य भी निर्धारित किया गया है। आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। क्या? टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। तो उनके बारे में बात करो। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक ने शहर के राजधानी संग्रहालय में एक समारोह के दौरान अपने आधिकारिक आदर्श वाक्य एक साझा भविष्य के लिए एक साथ, इंग्लिश में बोले तो टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर का अनावरण किया। इमेज में आप देख सकते हैं। और आदर्श वाक्य को एक लंबी प्रक्रिया के बाद चुना गया था, जिसमें कुल 79 विभिन्न प्रस्ताव शामिल थे। और यह आदर्श वाक्य ओलंपिक भावना का प्रतीक है और ओलंपिक भावना को प्रकट करने का चीनी तरीका भी है। और बीजिंग ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों ओलंपिक की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला शहर बनने जा रहा है। कब? फरवरी 2022 में। 8वां क्वेश्चन, किस बैंक ने वन कार्ड के साथ साझेदारी की? हाल ही में फेडरल बैंक ने वन कार्ड के साथ साझेदारी की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए वन कार्ड के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जो देश की युवा तकनीक प्रेमी आबादी को लक्षित करता है। और कंपनी के अनुसार क्रेडिट कार्ड वन कार्ड ऐप के माध्यम से 3 मिनट के भीतर जारी किया जाएगा और इसे सक्रिय किया जा सकता है और वास्तविक कार्ड वितरित होने तक वर्चुअल प्रारूप में तुरंत उपयोग किया जा सकता है। और साझेदारी की है फेडरल बैंक ने। तो वर्तमान में फेडरल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? श्याम श्रीनिवासन। इमेज में आप देख सकते हैं। और फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? केरल के अलुवा में। और फेडरल बैंक के संस्थापक कौन है? के.पी. हॉर्मिस। और फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई? 23 अप्रैल 1931 को फेडरल बैंक की स्थापना हुई। तो दोस्तों, यह बैंक के 4 फैक्टर आपको याद रख लेने चाहिए। 9वां क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा हाइफा दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, यह वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बता दिया था कि हाइफा दिवस कब मनाया जाता है। हाइफा दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 23 सितंबर। हाइफा का युद्ध 23 सितंबर 1918 को हुआ था, जिसमें जोधपुर, मैसूर तथा हैदराबाद के सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेकर जर्मनी व तुर्की के आधिपत्य वाले इजराइल के हाइफा शहर को मुक्त करवाया था। इसीलिए दोस्तों 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाया जाता है, जो एक इजराइल का शहर है। और इस युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने दिल्ली स्थित विख्यात 3 मूर्ति मेमोरियल को 3 मूर्ति हाइफा मेमोरियल के रूप में पुनः नामित किया है। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने वीजा के साथ साझेदारी की? हाल ही में दोस्तों यस बैंक ने वीजा के साथ साझेदारी की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यस बैंक। आरबीआई द्वारा मास्टर कार्ड पर नियामक प्रतिबंध के बाद यस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए वीजा के साथ साझेदारी की है। वीजा सब ब्रांडेड कार्ड 9 क्रेडिट कार्ड वेरिएंट के साथ आते हैं,
जिसमें यस फर्स्ट, यस प्रीमिया और यस प्रॉस्पेरिटी के सभी सेगमेंट, कंज्यूमर कार्ड, बिजनेस कार्ड और कॉरपोरेट कार्ड शामिल है। और यहां हमने जिक्र किया यस बैंक का, तो यस बैंक का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है और यस बैंक के वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? प्रशांत कुमार। इमेज में आप देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन, भारत कब तक ट्रांसफैट मुक्त बन जाएगा? भारत आने वाले वर्ष 2022 तक ट्रांसफैट मुक्त बन जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2022। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई के अध्ययन के अनुसार भारत 2022 तक औद्योगिक ट्रांसफैट फ्री बन जाएगा और भारत में नए परीक्षण किए गए संसाधित खाद्य नमूनों में से केवल 1.34% सामग्री के अनुमेय स्तर से अधिक दिखाई देते हैं। और ट्रांसफैट क्या है? ट्रांसफैट को सबसे खराब प्रकार का वसा माना जाता है और अन्य आहार वसा के विपरीत यह ट्रांस वसा या ट्रांस फैटी एसिड खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है और ट्रांस फैट वाले आहार से हृदय रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। 12वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रहा मुंद्रा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? हाल ही में सुर्खियों में रहा यह मुंद्रा पोर्ट गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। और दोस्तों, हमारे भारत में सभी राज्यों से सबसे लंबा समुद्री सीमा वाला राज्य है गुजरात और गुजरात में यह मुंद्रा बंदरगाह स्थित है। लेकिन मुंद्रा बंदरगाह करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, अधिकारियों ने गुजरात के कच्छ जिले में स्थित मुंद्रा बंदरगाह से 2 कंटेनरों में रखी करीब 3000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। क्या? यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित मुंद्रा बंदरगाह से 2 कंटेनरों में रखी गई तकरीबन 3000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है और भारत में एक बार में हुई हेरोइन की यह सबसे बड़ी जब्ती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 21,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। दोस्तों, यह हेरोइन हमारे देश में लाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन हाल ही में अधिकारियों ने जब्त कर लिया है और हमारे युवा धन को परोक्ष रूप से बचा भी लिया है। और अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि मुंद्रा पोर्ट एक पोर्ट ऑपरेटर है जो शिपिंग लाइनों को सेवाएं प्रदान करता है। क्या? यह अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक पोर्ट ऑपरेटर है जो शिपिंग लाइनों को सेवाएं प्रदान करता है और मुंद्रा या हमारे किसी भी बंदरगाह के टर्मिनलों से गुजरने वाले कंटेनरों या लाखों टन कार्गो पर हमारा कोई पुलिस जैसा अधिकार नहीं है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन गेम ऑफ चांस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक किस राज्य की विधानसभा ने पारित किया है? दोस्तों, हाल ही में ऑनलाइन गेम ऑफ चांस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया है कर्नाटक की विधानसभा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक विधानसभा। कर्नाटक विधानसभा में कर्नाटक पुलिस संशोधन विधेयक 2021 पास कर दिया गया और विधेयक को राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने विधानसभा में पेश किया और बिल में न केवल ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है बल्कि एक ऐसा खंड भी शामिल है जो ऑनलाइन स्किल गेम्स पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सुर्खियों में रही विश्व की सबसे मीठे पानी की झील, सुर्खियों में रही विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? नाम है तंगानिका, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था तंगानिका। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है हैरी आसोड़िया, ज्ञानमती चैनल, अंकुर वालन, प्रहलाद फतेपुरा फ्रॉम गुजरात राजकोट जसदन से, पटेल गौरव, आसदुल्ला मुल्तानी, AR राठवा, ब्रिजराज सिंह वाला। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है, तंगानिका मीठे पानी की सबसे लंबी झील। और वाजा दीपक, सुभाष शर्मा, जाखड़ प्रदीप, बिनल चौधरी, हस्मिता सोलंकी, साखट प्रवीण, मनीषा सरवैया और रविंद्र भानवर। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है वसावा भूपेंद्र, ड्रीम वर्दी, गणवित संगीता, जिग्नेश वालंद, गावणिया धरती,
नीलेश पाटनवाड़िया, म्यूज जोशी और कुंवरिया प्रियंका। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किस भारतीय समुद्र तटों को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? दोस्तों सही ऑप्शन चुनिए कि हाल ही में नहीं, लेकिन भारत देश के सभी ऐसे समुद्री तटों का यहां जिक्र किया गया है। इनमें से किसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नई करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।